हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम इकोनॉमिक्स के ऐसे बेहतरीन एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, वी कैन डू इट, एवरीबडी कैन डू इट। हर कोई एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, बस लगन होनी चाहिए दोस्तों। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर नए आए हो आप तो। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच 5 ईयर प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉवर्टी रिमूवल वाज इंक्लूडेड। यानी कि पहला 5 ईयर प्लान जिसमें ऑब्जेक्टिव उद्देश्य दिया गया था, क्या उद्देश्य रखा था कि गरीबी हटाओ, पॉवर्टी को रिमूव करो, वो कौन सा 5 ईयर प्लान था दोस्तों। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों फिफ्थ प्लान, यानी फिफ्थ प्लान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला इसका राइट आंसर है फिफ्थ प्लान, यानी द फिफ्थ 5 ईयर प्लान लेड स्ट्रेंथ ऑन एम्प्लॉयमेंट, जिसमें नारा दिया गया था गरीबी हटाओ और जस्टिस, न्याय के लिए, यानी पॉवर्टी एलिविएशन का नारा इसमें दिया गया था इस 5 ईयर प्लान में, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। द प्लान वॉज ऑल्सो फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिफेंस पर भी फोकस करता था। इन 1978 द न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट आई थी, सरकार आई थी, उसने रिजेक्ट कर दिया था इस फिफ्थ प्लान को। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रायोरिटी वाज गिवन टू। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किसको प्राथमिकता दी जाती है? पहले 5 ईयर प्लान में किसको प्राथमिकता दी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि जो है इसमें राइट आंसर है एग्रीकल्चर। ड्यू टू दिस द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को और क्या कहा जाता था? डोमर महलनोबिस मॉडल, यानी डोमर महलनोबिस मॉडल। इट वाज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द हेरोड डोमर मॉडल, और ये मॉडिफाइड वर्जन था किसका? हेरोड डोमर मॉडल का मॉडिफाइड वर्जन था डोमर महलनोबिस मॉडल। ठीक है, विथ फ्यू चेंजेस इन दिस प्लान हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई थी, हाईएस्ट प्राथमिकता किसको दी गई थी? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यानी एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी गई थी, और इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स को। सो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सिचुएशन, ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, घट जाए कॉन्स्टेंटली, इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? सो इसका राइट आंसर है इन्फ्लेशन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ऐसी स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़े, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए और मुद्रा का मूल्य गिर जाए, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए और मुद्रा का मूल्य गिर जाए, ऐसी स्थिति को इन्फ्लेशन कहा जाता है। यानी इन्फ्लेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी रोजमर्रा के सामान हैं, जैसे कि फूड है, कपड़ा, रोटी, मकान, ट्रांसपोर्ट जैसी ये फैसिलिटीज हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनके प्राइसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति इन्फ्लेशन कहलाती है। इट रिड्यूसेस, और इसमें क्या होता है? इसमें वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है, और परचेजिंग पावर जो है मनी की, वो भी दोस्तों रिड्यूस यानी कम हो जाती है। एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। लेट अस अज्यूम दैट यू गेट ए 4% रेज इन योर सैलरी, आपकी सैलरी 4% से आपकी सैलरी में इजाफा हो जाता है। अब आप बहुत ज़्यादा खुश, नाउ यू आर हैप्पी दैट यू कैन परचेज, एक अच्छा फ़ोन खरीद सकते हैं, और भैया हम लोग डिनर कर सकते हैं कम से कम 3 बार तो ग्रैंड होटल में। बट वाइल यू आर एंजॉइंग दिस डिलाइटफुल मोमेंट, पर जब आप इस डिलाइटफुल मोमेंट को एंजॉय कर रहे होंगे तो प्राइसेस राइज हो जाते हैं 6% से। अब भैया प्राइसेस 6% से बढ़ गए गुड्स और सर्विसेज के। नाउ यू आर मेड टू कर्व योर एक्सपेंसेस, अब आपको एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा, अपने जेब खर्चों पर थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी खर्चों पर। नाउ सिंस द राइज इन सैलरी, क्योंकि सैलरी राइज हुई है, बढ़ी है, इज नॉट एट ऑल एंजॉयबल। अब देखो सैलरी तो आपकी बढ़ी, पर फिर भी आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि भैया उसके साथ साथ जब सैलरी बढ़ी, उसके साथ साथ गुड्स और सर्विसेज के प्राइस भी तो बढ़ गए, तो आपको खर्चों में कटौती करनी पड़ी। इसका मतलब है 2% का
आपको परचेसिंग पावर आपकी कम हो गई, आपने लूज कर दिया इसको। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, जैसे राम है, राम को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है भैया, शॉपिंग पसंद है, क्लोथ्स खरीदना पसंद है, मूवीज जाना पसंद है। अब हाउ मच पिज़्ज़ा ही ईट्स, हाउ मेनी क्लोथ्स ही बाइज और हाउ मेनी मूवीज ही वॉचेस, उसकी ये परचेसिंग पावर को ही तो दिखाता है। तो इवन इफ हिज सैलरी, अगर उसकी सैलरी बढ़ती है तो इन सब चीज़ों के प्राइसेस भी तो इंक्रीज हो जाएंगे ना साथ साथ। तो उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, उसको कम कंज्यूम करना पड़ेगा, उसको खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। इस वजह से उसकी जो परचेसिंग पावर है वो भी क्या हो जाएगी दोस्तों, परचेसिंग पावर उसकी डिक्रीज हो जाएगी। और राइज इन प्राइस इज सिमिलर टू डिक्रीज इन सैलरी, यानी कि अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो खर्चे भी बढ़ते ही हैं। ठीक है, तो खर्चों को आपको क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, उसकी कटौती करनी पड़ती है खर्चों की। आपको भाई कहते हैं ना, जितनी चादर होनी चाहिए उतने पैर पसारने चाहिए, तो बस वही कहावत यहाँ पे सेट हो जाती है। नाउ इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्फ्लेशन की प्रोसेस में रेट ऑफ इन्फ्लेशन का रेट दोस्तों क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट या नन ऑफ द अबव। देखिए इन्फ्लेशन का उल्टा होता है, यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का रेट क्या हो जाता है दोस्तों, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी आंसर इसमें डिक्रीज बिल्कुल सही है। डिसइन्फ्लेशन इज ए डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन और स्लो डाउन, यानी स्लो डाउन हो जाता है, जो भी प्राइसेस बढ़ रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज के वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई कोई माल 50 रुपये में मिलता था, अब उसकी माल की वैल्यू 40 या 45 रुपये है। इट इज़ द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन का अपोजिट है। डिसइन्फ्लेशन इज सिंपली अ डिक्रीज, ये एक तरीके से डिक्रीजमेंट है इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन ए गिवन इकोनॉमी। जैसे सपोज करो एग्जांपल के तौर पर एक और कि 4% इन्फ्लेशन रेट था, अब नाउ वो गिर के कितना हो गया, 2% हो गया, यानी कि ये डिसइन्फ्लेशन का एग्जांपल है। इन्फ्लेशन जस्ट अपोजिट होता है, इन्फ्लेशन वो प्रक्रिया है ऑफ इंक्रीजिंग द एवरेज प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, यानी प्राइस लेवल जो भी प्राइसेस है गुड्स एंड सर्विसेज के वो इंक्रीज हो जाते हैं, परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। पीछे बताई थी मैंने बात आपको। Now question 5, which of the following is called Gaussian's first law? गॉसेन का फर्स्ट लॉ कौन सा था? तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गॉसेन्स का फर्स्ट लॉ माना जाता है। ये पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आपको ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो अभी जान लीजिए। तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दोस्तों ये दिया था हरमैन, इनका फुल फॉर्म थी हरमैन हेनरिच गॉसेन, इनका पूरा नाम ये था। और इन्होंने 3 लॉज दिए थे दोस्तों इकोनॉमिक्स के। गॉसेन का फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। गॉसेन का फर्स्ट लॉ कौन सा था? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, देखिए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे कि बर्गर, किसी व्यक्ति, आप अपने दोस्त को ले जा रहे हो किसी भाई बर्गर खिलाने ले जा रहे हो, अब बर्गर उसको पहली बार दोगे तो उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा क्योंकि उसको उस समय भूख लग रही थी, अच्छा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरी बार फिर आपने कहा कि चल एक और बर्गर खा ले मेरी तरफ से, दूसरी बार उसको थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, तीसरी बार उसको और कम मिलेगा। इस तरीके से सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो उसको बिल्कुल बर्गर पसंद नहीं आएगा, उसको टेस्टलेस लगेगा, उसको लगेगा कि नहीं अब मैं नहीं खा सकता हूँ बर्गर, ठीक है। तो यानी कि यूटिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। तो ये सेम है कि व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम्स ए पार्टिकुलर कॉमोडिटी, कोई सी भी कॉमोडिटी हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक है, बर्गर है, समोसा, कोई सी कॉमोडिटी कंटिन्यूसली अगर आप लेते हैं, यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग, कम होती जाती है। सपोज करो एक एग्जांपल और लो, भैया शिमला जा रहे हो आप, पहली बार शिमला जाओगे बहुत मजा आएगा, ठीक है, दूसरी बार जाओगे थोड़ा कम मजा आएगा, तीसरी बार जाओगे और कम मजा आएगा, और जब आप चौथी पांचवी बार जाओगे तो दिल आपको बिल्कुल नहीं लगेगा वहां पे, आपको लगेगा यार क्यों आ गया मैं इधर। यानी कि एक तरीके से आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है। तो पहली बार में जो आपका यानी भूख लग रही है, पहली बार आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा मजा आता है, धीरे धीरे वो मजा कम होते चले जाता है, वो सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाता है दोस्तों। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इकोनॉमिक्स हैज बीन डिफाइंड एज ए साइंस ऑफ
अनलिमिटेड एंड्स, हैविंग स्कार्स मीन्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस बाय। ये डेफिनेशन किसकी दी हुई है दोस्तों? क्या वो एडम स्मिथ है, क्या वो अल्फ्रेड मार्शल है, क्या AC पिगू है या रॉबिन्स है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबिन्स। ये एग्जाम में पूछी गई डेफिनेशन है तो आपको पता होनी चाहिए। नाउ लॉयनल रॉबिन्स इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ये जो साइंस है, इकोनॉमिक्स एक तरीके का साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन के बिहेवियर को एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये 1935 में दी थी उन्होंने डेफिनेशन। नाउ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक, रेगुलेटरी अथॉरिटी रीजनल रूरल बैंक की कौन सी है? क्या वो नाबार्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या स्पॉन्सर बैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाबार्ड। नाबार्ड की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये एक तरीके की सब्सिडरी होती है RBI की ही, यानी RBI का हिस्सा है। अदर बैंक्स आर रेगुलेटेड, और जो दूसरे बैंक्स होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के अलावा वो RBI के द्वारा डायरेक्टली करे जाते हैं, और रीजनल रूरल बैंक्स जो है वो इनडायरेक्टली किए जाते हैं RBI के द्वारा। सो ये आपको पता होनी चाहिए बात। नाबार्ड को एपेक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ए मैंडेट फॉर फैसिलिटेटिंग। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है क्रेडिट फ्लो की, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर, कॉटेज या विलेज इंडस्ट्रीज हैं उनका जो विकास होना है, उनके विकास के लिए, प्रमोशन के लिए क्रेडिट फ्लो कराने का काम, फैसिलिटेट कराने का काम नाबार्ड का ही है। रीजनल रूरल बैंक ऑन द अदर हैंड जो है वो स्मॉल साइज के होते हैं। रीजनल रूरल बैंक स्मॉल साइज के होते हैं और इस्टेब्लिश किए गए थे अंडर इंडियन रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंडर में। तो ये एक्ट भी पता होना चाहिए, 1976 में पास हुआ था रीजनल रूरल बैंक एक्ट। और दे हैव एरियाज, 4 से 6 डिस्ट्रिक्ट में इनका ऑपरेशन चलता है इन रीजनल रूरल बैंक का, और एक ही स्टेट के अंदर, विद इन दी सेम स्टेट। दे वर इस्टेब्लिश विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड, मैंने पहले ही बताया कि क्रेडिट फैसिलिटी का प्रोवाइड कराने का काम होता है स्मॉल बोरर्स को या लेंडर्स को इन रूरल एरियाज। नाउ द मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हों, तो वैसी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। तो द मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का दोनों का एग्जिस्टेंस हो, जहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल है पूरा और प्राइवेट का भी रोल है, यानी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। भाई ओन कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किया जा रहा है, ओन किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनमें दोनों सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ऐसी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाएगी। इंडियन इकोनॉमी इज ए यूनिक ब्लेंड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इंडियन इकोनॉमी में आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों देखने को मिलते हैं, ये बात आप सबको पता होगी। नाउ नाबार्ड को कब इस्टेब्लिश किया गया था? अभी पीछे बात आई थी, तो नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 12 जुलाई 1982 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था, और कौन सी तारीख थी बता दी, 12 जुलाई 1982 पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग। नाउ मनी विच परफॉर्म्स द फंक्शंस एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे कि कॉमोडिटी मनी कहते हैं, अकाउंटिंग मनी, रियल मनी या नन ऑफ द अबव। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि विच कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय इंप्रूवमेंट हो इन रेगुलर डिक्लाइनिंग प्राइस लेवल। तो ऐसा क्या होगा? क्या वो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है या रिफ्लेशन है? तो अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा मैं, और एक एटलीस्ट ट्राई तो ज़रूर कीजिएगा। और एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को, तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत।